अपनी बदनामी का अपनी बदनामी का सेहरा मेरे ही सर है। ना मैं नादानी में मोहब्बत करती और ना ही अपना सब कुछ लुटाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती। यह उन दिनों की बात है कि जब काफ़ी दिनों से हमारे घर के सामने वाले मकान खाली था। मालिक मकान किसी मुख्तलिफ फैमिली की तलाश में था। जल्द ही उसे किराएदार मिल गया। यह किराएदार अजय नाम का एक नौजवान था। वह गांव से शहर पढ़ने के लिए आया था। वह सारा दिन बाहर रहता और शाम में घर आकर पढ़ाई में मशगूल हो जाता। जल्द ही पास पड़ोस वालों ने महसूस किया कि उसकी सेहत खराब होती जा रही है। जब वह गांव से आया था तो सुर्ख व सफ़ेद और तंदुरुस्त था। बाद में रंगत पीली पड़ने लगी और दुबला भी होता गया। एक रोज़ पापा को गली में मिला तो उन्होंने पूछा कि रवि बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? क्या शहर का पानी रास नहीं आया जो रोज़ बेरोज़ कमज़ोर होते जा रहे हो? अंकल, दरअसल मैं सुबह शाम होटल से खाना लेकर खाता हूँ, जो मुझे बाहर खाने की आदत नहीं। यही वजह है कि पेट खराब रहता है। पापा बोले, अगर तुम चाहो तो खाना हमारे घर से खा लिया करो। बच्चों का भी मुँह आश्रय पर हक होता है। खाना तो रोज़ ही पकता है। एक आदमी का उसमें ज़्यादा निकल जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है अंकल, जब ज़रूरत होगी बता दूंगा। इस बात के अगले ही दिन मालूम हुआ कि रवि अस्पताल में एडमिट है। होटल से खाना खा खा कर बीमार हो गया है। कॉलेज भी तबीयत खराब हो गई तो कॉलेज वाले हॉस्पिटल ले गए। चपरासी के हाथ से रवि ने संदेशा हमारे घर भिजवाया कि मैं फला हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। मेरे घर से अगर कोई आ जाए तो उन्हें बता दीजिएगा। शायद उन्हीं दिनों उसके घर से उसका भाई या कोई रिश्तेदार आने वाला था, तभी उसने ये संदेशा मेरे पापा को भेजा। पापा उसको देखने के लिए अस्पताल गए। वे 5 दिन वहाँ एडमिट था। इसके बाद से उसके लिए एक टाइम का खाना हमारे घर से जाता। जब वे कॉलेज से आ जाता तो बैल बजा देता, नौकर उसे खाना देकर आता। रवि ने दरख्वास्त किया कि वह खाने का पैसा हर महीने दिया करेगा, लेकिन पापा ने मना कर दिया कि कोई बात नहीं, हमसायों का भी हक होता है। कुछ दिन बाद हमारा नौकर छुट्टी पर चला गया। पापा तो दुकान पर होते थे, मगर अब रवि को खाना पहुंचाने का मसला था। मेरा भाई अमेरिका में था और एक छोटी बहन थी जो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटी थी। उसने तो साफ मना कर दिया कि वह खाना पहुंचाने रवि के घर नहीं जाएगी। मम्मी नहीं चाहती थी कि रवि रोजाना हमारे घर में खाना खाए, क्योंकि इस तरह लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाता। अब उसका यही हल था कि जब वह कॉलेज से आता तो बैल बजाकर दरवाजे पर खड़ा रहता और खाना लेकर हमारे घर अपने घर चला जाता। खाना खाने के बाद दोबारा बर्तन देने आता, बैल बजाता और हम बर्तन ले लेते। बस यही आसान काम रहा, मगर बहुत मुश्किल था। कभी मम्मी फ्री ना होती तो ये काम मुझे ही करना पड़ता। एक रोज वह खाना लेने ना आया और अगले दिन भी ना आया। मम्मी उसके घर पर गई, बैल दी तो वह दरवाजे पर आया। मम्मी ने कहा, बेटा खाना क्यों नहीं ले रहे? कहने लगा, चाची मेरी तबीयत ठीक नहीं, बुखार आ रहा है और मुझे इस हाल में भी तकलीफ हो गई। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें खिचड़ी बनवा कर भेज देती हूँ। मम्मी ने कहा, खिचड़ी बना दो। मैंने खिचड़ी बना दी तो मौसी का फ़ोन आ गया कि उसके पति की तबीयत खराब है, उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं और फ़ौरन आ जाओ। मम्मी ने तो जैसे तैसे तुरंत मौसी के घर के लिए रवाना हो गई। उनको ये भी याद ना रहा कि रवि को खिचड़ी भी देनी है। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने ही हिम्मत की, सर पर दुपट्टा रखकर खिचड़ी लेकर मैं उसके घर पर पहुंची। बैल दी, कोई जवाब ना आया। सोचा शायद रवि की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। सो हिम्मत करके उसके घर के अंदर चली गई, क्योंकि दरवाज़ा खुला था। दबे कदमों डरते डरते आगे बढ़ी। वे कमरे में ना था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। खिचड़ी उसके कमरे में पड़ी। टेबल पर रखकर मैं उल्टे कदमों लौटी तो वह वॉशरूम से निकल आया। कहने लगा, आपको जहमत करनी पड़ी, शुक्रिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मम्मी को मौसी के घर जाना पड़ा। तभी मैं आ गई। अच्छा बर्तन लेती जाइए। उसने प्लेट में खिचड़ी निकाली और बर्तन खाली कर दी। मैंने बर्तन उठाए और घर को आ गई। इस पहली ज़रूरत के बाद मेरी झिझक ख़त्म हो गई। अब जब मैं भी फ्री होती, दरवाजे से झांकती, अगर कोई गली में इधर उधर ना होता तो तेज़ी से उसके घर चली जाती और खाना देकर आ जाती। शुरू में हम हाय हेलो के अलावा कुछ ना करते। धीरे धीरे डर ख़त्म होता गया तो मैं ठहर कर थोड़ी इधर उधर की बातें कर लिया करती। अभी तक मोहल्ले वालों को पता ना था कि मैं उसे खाना पहुंचाती हूँ। एक रोज़ बदकिस्मती से मोहल्ले की एक औरत ने मुझे रवि के घर से निकलते देख लिया। बस क्या था, बात मुंह से निकली और कोठों चढ़ी। वह एक चुगली खाई वाली औरत थी। हर तरफ इस बात को फैला दी और यूं सारे मोहल्ले में मैं बदनाम हो गई। माँ ने मुझे डांट लगाई, घर से निकलना बंद करवा दिया।
इस डर से कि कहीं ये बात मेरे पापा को ना पता चल जाए। अब तक तो हमारे बीच कोई ऐसा वैसा चक्कर ना था, लेकिन पाबंदी लगी तो ना जाने मेरा दिल क्यों बरकरार रहने लगा। महसूस हुआ कि उसकी जगह मेरे दिल में थी, जो अब मुझे तड़पाने लगा। इंसान पर भी पाबंदी लग जाए तो मिलने की भी शिद्दत दो चार हो जाती है। अब मैं उससे मिलने के नए नए बहाने सोचने लगी। एक खत लिखकर उसके घर के अंदर फेंक दिया, जिसमें लिखा था कि गली से निकलकर अपनी सूरत दिखा दिया करो, कहीं तो पल भर को मिलो। उसने इस खत का कोई जवाब ना दिया। मुझे लगा ज़्यादा बेकरारी लगी। एक और खत लिखकर दरवाजे से झांका, देखा कि गली में कोई नहीं तो तेज़ कदमों से उसके घर की तरफ गई। उसके मकान की वह खिड़की जो शहन में खुलती थी वह खुली हुई थी। हाथ आगे करके शहन खत में फेंक कर उल्टे कदमों घर में घुस आई। मैं इसी तरह की बचकाना हरकतें करती रहूंगी। सो अगले रोज़ उसने दोपहर के वक्त मेरे घर की बैल बजाई। मम्मी काम में बिजी थी। मेरे दिल ने कहा हो ना हो ये रवि ही है। दबे कदमों तो दरवाजे पर पहुंची, झाँका तो वही था। कहने लगा मेरे मकान में कॉलेज के दोस्त और क्लासमेट भी होते हैं, लिहाजा अब तुम मेरे घर में मत आना, तो फिर गली में ही तुम मेरी बात सुन लो। आखिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, अभी कह दो। अभी पापा के आने का वक्त हो रहा है। वे अचानक आ गए तो तुम मुझसे नदी के किनारे मिलो, वहाँ से मेरी सहेली का घर पास में है। मैं उसके घर का कहकर यहाँ से जाऊँगी। दिन को तो मुझे पढ़ाई करनी होती है, कल से तो इम्तिहान भी शुरू हैं। अच्छा तो तुम मुझे रात में मिलो। रात को? उसने हैरानी से कहा। हाँ, नदी 2-4 कदम पर तो है। रात में मम्मी पापा जल्दी सो जाते हैं। मैं अंधेरे में निकल कर नदी पर आ जाऊंगी। देखो आज रात तुम ज़रूर आना, ऐसा ना हो कि तुम ना आओ और मैं वहाँ तुम्हारे इंतज़ार में रात भर बैठी रह जाऊँ। ऐसा कहकर मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब रवि के पास इसके सिवा चारा ना रह गया था कि वह रात को जाए नदी के किनारे बैठ जाए और मेरा इंतज़ार करे। इत्तेफाक से इस रात मम्मी पापा देर रात तक बातें करते रहे और कहीं 12 बजे तक सोए। जैसे ही वह सोए मैं दबे कदमों घर से निकल गई। गली में देखा तो कोई नहीं था। आसमान पर सितारों की पुरजोर रोशनी थी। गली बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। जाने दिल की कली का क्या जोर जज्बा होता है। इंसान ना आंधी देखता है और न तूफान, न इंसानों का खौफ रहता है और न शैतान का डर। लंबे कदमों से चलते हुए तकरीबन 7 मिनट में नदी के किनारे जा पहुंची। अगरचे मुझे आने में देर हो गई थी तो मुझे यकीन था कि वह वहां ज़रूर होगा। हज़ारों वसवसों का खौफ दिल पर उठाए। जब मैं नदी पर पहुंची तो वहाँ नहा था। थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो कोई नज़र आ गया। मैं समझी रवि है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। जब ज़रा और आगे गई तो वह क्या देखा कि वहाँ वह नहीं कोई और बैठा है। मैं डर कर वापस पलटने लगी तो वह बोला, डरो नहीं बहना, मुझे रवि ने भेजा है। उसे सख्त बुखार है, वह मेरे घर में लेटा है, तुम्हें बुला रहा है। मैंने कहा आधी रात हो चुकी है, अब तुम्हारे घर गई तो अपने घर कब पहुंचूंगी। मेरे ज़्यादा घर दूर नहीं है। अब आ गई हो तो उसकी बात सुन लो। ये लो, उसने पर्चा लिख कर दिया है, खुद पढ़ लो। उसने अपने जेब से टॉर्च निकाली और पर्चे पर डाली। मैंने पढ़ा लिखा था मुझे शदीद बुखार है, 2 घड़ी देखने को आ जाओ। हैंड राइटिंग भी उसी की थी। मैं उसकी तकलीफ़ को सोचकर तड़प उठी और बगैर सोचे समझे उसकी दोस्त के पीछे चल पड़ी। ज़रा आगे आई तो एक बाइक नज़र आई। वह बोला, इस पर बैठ जाओ, बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे और वापस भी इसी सवारी पर ले जाऊंगा। ना जाने किधर वह रास्ते पर मुझे ले आया, कोई पता ना था। इस वक्त मेरी मत मारी गई थी। रवि को बुखार सुनकर उसके पीछे चल पड़ी। हालांकि मुझे वापस अपने घर लौट जाना चाहिए था। रवि की सोचों में इतनी डूबी हुई थी कि अंदाज़ा ना हुआ कितनी दूर चली आई हूँ। जब एक मकान के सामने बाइक रोक कर उसने उतरने को कहा तो मुझे होश आया, लेकिन अब मैं उसके रहमो करम पर थी। मकान के अंदर पहला कदम रखते ही दिल ने कहा कि तुमने यहाँ आकर बड़ी गलती कर दी। धड़कते दिल के साथ एक अनजाने घर में आधी रात को दाखिल हो गई। तस्वुर में रवि का चेहरा था और कुछ सोचा ना था। जब अंदर गई तो वहाँ बिस्तर ज़रूर था मगर उस पर रवि ना था। इधर उधर देखा, शायद दूसरे कमरे में हो। अभी मैं जायजा ले रही थी कि दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। वह शख्स जो मुझे लाया था दरवाज़ा बंद कर चुका था। इतने में दूसरे कमरे से 2 और आदमी आ गए मगर उनमें भी कोई रवि ना था। मैंने पूछा, रवि कहाँ है? उनमें से एक बोला, उसको भूल जाओ, वह नदी में डूब चुका है। अब हम हैं तुम्हारे रवि। इसके बाद मैं क्या कहूँ? कलम तो खून की आंसुओं में डुबो कर लिखूँ तो सारे बदन का लहू काम आ जाए। मैं कितनी बेबस लड़की, और ये इंसान नहीं दरिंदे। जो कदम बिना सोचे समझे उठाया वह मुझे किसी राह पर ले आया।
रात सर पर थी, ऐसे गुजरी जैसे डायन हो। हजारों शैतानों की आवाज़ कान में गूंज रही थी। सुबह हुई भी तो कितनी स्याही समेट कर मेरे दामन में ले आई। उजाला तो फिर हुआ ही नहीं। मैंने अगर एक गलती कर ली तो दूसरी नहीं करनी चाहिए थी मुझे। मगर अगली सुबह सबसे बड़ी गलती यह की कि पापा के खौफ से सुबह घर पहुंचने की कोई कोशिश ना की। हालांकि मैं चाहती तो सुबह घर चली जाती, जो होता सो होता, बाबुल की छत से तो ना जाती। मगर मैं वहीं बैठी रोती रही, रवि को कोसती रही। उसने सब जानबूझकर मेरे साथ किया या खुद वह किसी का शिकार हो गया। भोलेपन से अपने किसी दोस्त को अपना राजदार बनाकर उन्हें मौका दिया। ये राज तो कभी खुल ही ना पाया। तुम घर जाती, राज खुलता, लेकिन घर किस मुंह से जाती? मेरी हालत मेरी बर्बादी का सबब थी। भला कौन मुझे कबूल करता? शायद पापा मुझे देखते ही जान से मार देते। दोपहर तक मैं रोती रही। वह लोग ताला लगाकर कहीं चले गए। मैंने पास पड़ोस ना झाँका और ना ही शोर मचाया। यही जी चाहे अपनी बदनामी का सेहरा गाने से बेहतर है कि यही प्यासी दफन हो जाऊं। शाम को वह लोग आ गए। कहा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, किसी ने पुलिस को खबर कर दी है। उनके हत्थे चढ़ गए तो अखबारों में तस्वीर आ जाएगी। बेहतर है निकलो यहाँ से। उन्होंने मुझे रवि तक पहुँचाया और ना ही मुझे घर तक, बल्कि एक कार में मुझे मुंबई ले आए और यहाँ सियाई मोहल्ले में एक औरत के घर छोड़कर चले गए। इस औरत ने मुझे दिलासा दिया। वह कहती कि मुझे माँ समझो, मगर वह माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक थी। मुझे उससे बहुत डर लगता था। वह मुझे हीरा के नाम पर मुझे तारुफ करवाती थी। ना जाने कब तक ये हीरा यहाँ गंदी जगह पर बिकते कि एक रोज एक शख्स जो वहाँ अपना दिल खुश करने आया था, मैंने उसे अपना किस्सा सुनाकर इल्तिजा की कि मुझे मेरी पापा तक पहुंचा दो। बेशक वह मुझे मार दें, इस जगह रहने से तो बाप के हाथों मर जाना बेहतर है। उस आदमी को तरस आया। उसने मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया। वहाँ सब कुछ बदल चुका था। माँ मेरी याद में रो रो कर अंधी हो चुकी थी। बाप ये बेइज्जती सह ना सका और इस दुनिया से चला गया। भाई ने दरवाज़ा तो खोला, लेकिन कोई भी ताल्लुक़ रखने से इनकार कर दिया। वही आदमी मुझे अपने साथ ले आया, मुझसे शादी की और मैं अब उसके साथ रहती हूँ। पर ज़िंदगी की एक गलती ने मुझे ऐसे गुनाह के सगार में ले गई जहाँ सिर्फ दलदल ही दलदल थी। मुझे मेरे पति ने कभी भी ताना नहीं दिया, लेकिन हर कदम मुझे सदमा लगा रहता कि यह मेरा आखिरी मकाम है।